जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज जो है हम लोग बायोलॉजी की क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉपिक कोशिका देखने वाले हैं साथियों। और जितने भी क्वेश्चन जो है कोशिका टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनमें से साथियों आज हम लोग इसमें टॉप 30% देखने वाले हैं। और साथ ही हम जो है उसके फैक्ट भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो साथियों जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उनको भी देखेंगे साथ में ही। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए साथियों जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और साथियों आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे लास्ट में जिसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों लास्ट में ये बताइएगा कि आप लोगों ने 30 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डीएनए में होते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीएनए में होते हैं। तो साथियों बताइए इसमें डीएनए में क्या होता है। ऑप्शन है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए में साथियों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग जो है डीएनए साथियों दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, यहाँ पर आप लोग ये याद रखिएगा प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। साथियों जो न्यूक्लियोटाइड है ये जो है नाइट्रोजन बेस का बना होता है जिसमें प्यूरीन और पिरामिडीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है। ठीक है, साथियों यहाँ पर ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो प्यूरीन है, प्यूरीन में एडाइनिन और ग्वानिन तथा साथियों जो पिरामिडीन होता है इसमें साइटोसिन तथा थाइमीन होते हैं। यहाँ पर साथियों एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो एमिनो एसिड होता है ये किससे बना होता है। तो साथियों जो 20 प्रकार की एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटीन का निर्माण है कैसे होता है तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रोटीन के अणु में होते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में ये आपसे बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों जो पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स आमाशय से जठर यानी एस्टियल रस निकलता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जितने पॉइंट हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है यहाँ पर बताइए। तो ऑप्शन इसके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या केंद्रिका। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थान होता है कहाँ पर होता है। ठीक है, तो साथियों जो जो राइबोसोम होता है ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने साथियों सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका नाम किसने दिया था तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साथियों कोशिका नाम दिया। इसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें कोशिका श्वसन की क्रिया होती है। यह जो है एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक की खोज अगर आपसे पूछे तो आप लोग आंसर बताइएगा रॉबर्ट ब्राउन। साथियों इन्होंने जो है केंद्रक की खोज की थी 1831 में।
इसे जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, किसको? केंद्रक को। और यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो साथियों यहाँ से जो पॉइंट है इसको याद रखिए लीजिएगा कि जो कोशिका नाम है किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 ईस्वी में। माइट्रोकांड्रिया को साथियों कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइट्रोकांड्रिया को। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो साथियों आप लोग आंसर याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और साथियों जो केंद्रक है, केंद्रक को जो है ब्रेन ऑफ द मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? बताइए कि किनमें से किसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीवाणु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से, और जो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु में जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया होता है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं दोस्तों ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों अगला पॉइंट याद रखना कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहोपकारिता। ठीक है, तो उसे साथियों बोलते हैं सहोपकारिता। कवक एवं शैवाल मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कवक एवं शैवाल जो है मिल करके किसका निर्माण करते हैं, या पूछा जा सकता है कि जो लाइकेन है, लाइकेन का निर्माण किससे होता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा कवक एवं शैवाल से जो है लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन जो है तो दोस्तों ये लिटमस पेपर बनाने के काम आता है, और राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ये क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था। ठीक है, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। तो साथियों ये जो दोनों पॉइंट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आप लोग आंसर लगाइएगा राइबोसोम। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक कौन होता है, तो भी साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा राइबोसोम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो लाइकेन है, लाइकेन का निर्माण किससे होता है, तब साथियों आप लोग आंसर लगाएंगे यहाँ पर कवक एवं शैवाल मिलकर के साथियों लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो लाइकेन है, लाइकेन जो है जो लिटमस पेपर है ये किससे बना होता है, तो साथियों आप लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे जो लाइकेन है ये लिटमस पेपर बनाने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ से साथियों इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है सबसे लंबी कोशिका है। ये आसान प्रश्न साथियों है, आप सभी को मालूम होगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका या डेंड्राइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। और साथियों यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तब आप लोग याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का साथियों जो अंडा होता है उसकी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे लंबी कोशिका की बात की गई है यहाँ पर, तो साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका साथियों सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं। बताइए कि जो राइबोसोम्स होते हैं साथियों ये किसके बने होते हैं। तब साथियों यहाँ पर आप लोग आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए और प्लस प्रोटीन के साथियों ये बने होते हैं। कौन? राइबोसोम। ठीक है, साथियों हमने आपको बताया कि जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सेल शब्द किसने दिया था। बताइए कि जो कोशिका यानी जो सेल शब्द है ये किसने दिया था। तो हमने आपको ऊपर बताया था
कि साथियों जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने जो है कोशिका सेल यानी कोशिका शब्द दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर आप लोग बी याद रखिएगा। इसको जो है हमने ऊपर बताया, इसलिए हमने आपसे कहा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों हमने बताए हुए हैं, जो पढ़ाए हुए हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, आगे साथियों देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। 1676 में जो है एवी एंटोनियो वान लीवेनहॉक साथियों इन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किया। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, वाल्टेयर फ्लेमिंग ने 1879 में मिटोसिस डिवीजन का पता लगाया। और साथियों जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, कब की, तो 1928 में। ठीक है, तो यहां पर साथियों ये जो पॉइंट है इनको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, कि पहला पॉइंट साथियों यहां पर क्वेश्चन बनता है कि जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने किया, तब आप लोग आंसर लगाइएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मिटोसिस डिवीजन का पता किसने लगाया था, तब साथियों आप लोग याद रखिएगा वाल्टेयर फ्लेमिंग ने साथियों 1879 में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तब आप लोग आंसर लगाइएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और अगर पूछा जाए कब किया, तो 1928 ईस्वी में इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, तो आप लोग साथियों ये जो क्वेश्चन है यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं। पूछा गया है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, क्योंकि उसमें उसमें ऐसा क्या होता है कि उसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो बताइए। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, जल अपघटक एंजाइम उसमें पाया जाता है, किसमें, लाइसोसोम में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से आत्महत्या की थैली उसे कहा जाता है। ठीक है, अगर साथियों यहां पर पूछा जाए कि लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, तो साथियों जो लाइसोसोम होता है वो सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में साथियों लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम जो है किसमें पाया जाता है, तो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में साथियों ये लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस कौन है? हमने आपको बताया है, अगर आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा होगा अच्छे से, तो आप लोगों को साथियों इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। बताइए कि कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों कोशिका को का जो है पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की थी, तब साथियों आप लोग यहां पर याद रखिएगा रिचर्ड अल्टमैन ने साथियों कोशिका की खोज किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर नाम पूछा जाए तो सी बेंडा ने साथियों इसका नाम रखा। यह जो है एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी की साथियों अगर बात की जाए तो प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, और इसकी खोज साथियों कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था, और इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल पदार्थों का परिवहन होता है, सेल में जो है पदार्थों का परिवहन होता है। न्यूक्लियस साथियों जो है न्यूक्लियोस साथियों जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यह जो है आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहां पर देखिए साथियों ये कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहां से बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने किया, तब साथियों यहां पर याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया, और इसका अगर नाम किसने दिया तो सी बेंडा ने साथियों इसका नाम दिया। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, तो कैमिलो गोल्गी ने किया। कब किया, 1898 में किया। और ये साथियों प्लांट एवं एनिमल दोनों में पाया जाता है, क्या, गोल्जी बॉडी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका काम क्या है, तो साथियों जो इसका काम है पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है,
न्यूक्लियोलस साथियों जो है, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसका काम होता है साथियों आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है। तो साथियों इतने क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ईस्ट है। यहाँ पर पूछा गया है कि ईस्ट क्या है। तो साथियों जो ईस्ट है ये जो है यूकैरियोटिक है। क्या है? तो जो ईस्ट साथियों है ये क्या है? ये एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। यहां पर साथियों याद रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा जो ईस्ट साथियों है ये एक प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है। और साथियों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है दोहरी झिल्ली का आवरण होता है और केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है इसमें, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और साथियों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें जो है केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, क्या हैं, तो वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा और यूग्लिना। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो क्या हैं, तो वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें जो है बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ऑप्शन इसका जो एग्जाम्पल हैं जैसे मैन हो गया, डॉग हो गया, मैंगो हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, मतलब जो मनुष्य है, कुत्ता, आम और जो टाइगर यानी चीता। ठीक है, तो साथियों इनमें जो है ये बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि सभी कवक सदैव होते हैं। बताइए कि जो सभी कवक हैं वो सदैव होते हैं, क्या होते हैं? तो साथियों जो सभी कवक हैं वो सदैव मर्तोपजीवी होते हैं। ठीक है, ये आप लोग आंसर इसका डी लगाइएगा। क्या होते हैं? मर्तोपजीवी होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों, इनको यहाँ से देख लेते हैं। जो साथियों स्वपोषी की बात करते हैं तो साथियों जो स्वपोषी होते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो साथियों जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वैसे जो जीव होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं? वो जो है स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? स्वपोषी हैं। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये दोस्तों सभी परपोषी हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग याद रखिएगा कि परपोषी क्या है और स्वपोषी क्या है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। बताइए साथियों जो कवक हैं तो कवकों में संचित भोज्य पदार्थ जो है वो प्रायः होता है। क्या होता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन या तेल। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित जो थायमीन के स्थान पर क्या होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो आरएनए है तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित जो थायमीन है, थायमीन के स्थान पर क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा जो थायमीन होता है तो थायमीन के स्थान पर साथियों आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो है नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिटोबैक्टर, जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। साथियों यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिरका है साथियों तो सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है,
तो याद रखिएगा एसिटोबैक्टर का। इसमें साथियों एस्टिक एसिड होता है, जो एस्टोबैक्टर जीवाणु होता है इसमें एस्टिक एसिड होता है। राइजोबियम साथियों ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है तो राइजोबियम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है तो एस्टोबैक्टर का। डीएनए पूछा जाए कि डीएनए कैसा है या किस प्रकार का होता है तो नाइट्रोजन बेस होता है। तो ऐसे साथियों क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? बताइए कि इनमें से कौन सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या माइकोप्लाज्मा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जीव की बात की गई है तो साथियों जो सबसे छोटा जीव है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन सा था तो आर्चियोबैक्टीरिया साथियों ये जो है पृथ्वी पर सबसे पहला जीव था, ठीक है। ईस्ट जो है कवक है, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईस्ट साथियों है ये क्या है तो ये एक प्रकार का कवक है और इसका जो उपयोग है कहां पर होता है? बेकरी उद्योग में। ईस्ट में साथियों विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B7 जो है ये पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है यहां पर, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली। बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली वो कैसी होती है, क्या है, किस लिए है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, ठीक है। यहां पर पूछा गया है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है इसका काम क्या है। तो दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली है ये कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास जो है प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो यहां पे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी देख लेते हैं। साथियों इसमें यह बताया गया है कि जो एनिमल सेल है यानी जो जंतु कोशिका है इसका जो बाहरी आवरण है ये किसका बना होता है तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का ये बना होता है, जो बाहरी आवरण होता है इसका, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। बताइए जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है साथियों इसका उच्चतम आवर्धन होता है यानी कितना होता है ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कितना होता है? 2 लाख गुना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इसका आवर्धन कितना होता है साथियों? इसका आवर्धन जो है 2 लाख गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। बताइए जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने के बराबर होता है साथियों? जो इसका आंसर होगा 1 एंगस्ट्रॉम साथियों कितने के बराबर होता है तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर साथियों 10 की पावर 10 माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। बताइए ये जो कोशिका है साथियों तो कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रोटीन, ठीक है। क्या प्रोटीन साथियों कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहां पर आप लोग याद रखिएगा। साथियों जो प्रोटीन है प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा
जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन, और साथियों जो प्रोटीन है ये कोशिका के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें साथियों ये पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो साथियों जो कोशिका सिद्धांत है वो 1839 में किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर साथियों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा साथियों इसकी जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, तो ये साथियों आज से आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। बताइए कि कौन सा लक्षण साथियों इसमें से प्रमुख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिकाओं को कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। साथियों जो पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यही जो है जंतु कोशिका से भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके जो हैं, इससे जो है और साथियों कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि साथियों जो कोशिका भित्ति होती है ये वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। और साथियों यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो प्लाज्मा झिल्ली जो है जंतु व वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर वहीं पर बात की जाए प्लाज्मा झिल्ली की, तो साथियों जो प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु व वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो साथियों अगर राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो राइबोसोम होता है साथियों उसका कार्य क्या होता है? तो साथियों जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, लेकिन अगर इसको नष्ट कर दिया जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है और यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों याद रखिएगा कि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, और राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? बताइए कि जो न्यूक्लिक अम्ल है साथियों ये किसमें होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये केंद्रक और कोशिका द्रव में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये किसमें होते हैं? तो पादप केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में साथियों ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साथियों 22। इसमें पूछा गया है कि आरएनए का जो है आरएनए का मुख्य कार्य है। बताइए साथियों जो आरएनए है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो आरएनए है साथियों इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण में साथियों सहायता करना ये किसका काम है? तो आरएनए का काम है। आरएनए मुख्य रूप से
साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों जो आरएनए है ये मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और डीएनए जो है प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर याद रखिएगा। इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं कि आरएनए जो है साथियों किसमें पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है और आरएनए में जो है राइबोज शर्करा होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए जो है क्या कार्य करता है, तो ये प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डीएनए का मूल मात्रक है। बताइए कि जो डीएनए है साथियों इसका मूल मात्रक क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों हमने पहले शुरू में ही बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए साथियों क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए तथा आरएनए साथियों न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक हैं और जल में घुलनशील विटामिन की साथियों अगर बात की जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी एवं सी साथियों ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और सॉरी जल में घुलनशील विटामिन साथियों है वो बी एवं सी है। और साथियों जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये ए, डी, ई एवं के हैं। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी साथियों ये जो हैं ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो साथियों जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई और के हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। बताइए कि निम्नलिखित में जो है किसकी कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। तो यानी साथियों सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ से। साथियों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें ये बताया गया है कि ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है। क्या है? जो ब्रेड मोल्ड होता है वो एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों में अपघटन करता है और यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, झाड़ू इत्यादि जो है आड़ू आड़ू इत्यादि पर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों जो जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जीवाणु में कैसा डीएनए पाया जाता है? तो साथियों गोल डीएनए पाया जाता है। और कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे पीली कहते हैं। ठीक है, तो साथियों जो जीवाणु होते हैं, तो कुछ जीवाणु जो सतह पे जो है सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि उसको जो है क्या कहते हैं? पीली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? बताइए, ये जो प्याज को जब छीलते हैं या काटते हैं तो उसमें जो आंखों में क्या हो जाता है? आंसू आते हैं। तो वो आंसू आने का जो कारण है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका कारण क्या है, वो किस कारण से आंखों में जो है आंसू आते हैं? बताइए साथियों, इसका जो आंसर होगा प्याज की कोशिकाओं में जो विद्यमान गंधक होता है दोस्तों, उसकी वजह से जो है आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आइए उनको देखते हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए कि दोस्तों ये जो प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, तो साथियों जो प्याज है तो प्याज में जो है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, इसी के कारण जो है एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में जो है दोस्तों SO2 गैस होती है
जो जल में घुल करके H2SO4 बनाता है और प्याज काटने पर जब यह आंख में पड़ता है तब आंख से आंसू निकलते हैं। तो साथियों ये आप लोग समझ गए होंगे कि आंख से आंसू क्यों निकलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। साथियों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की साथियों अगर बात की जाए तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। बताइए दोस्तों, जो कोशिका है तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों जो कोशिका है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइट्रोकांड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइट्रोकांड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। बताइए जो कोशिका गतिविधियां हैं नियंत्रित कहाँ से की जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस द्वारा। कहाँ से? तो साथियों जो कोशिका गतिविधियां हैं ये न्यूक्लियस द्वारा जो है ये नियंत्रित की जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। जिसमें प्लास्ट में जो है ग्रेना तथा स्टोमा होता है और इसमें प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। बताइए कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्त। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो आंसर होगा कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्त सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं और यह एक प्रकार का जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है तथा यह अर्धपरागम्य होता है। ठीक है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 29। साथियों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। बताइए कि कौन सी जो संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली। साथियों ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं ये 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। और दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। और साथियों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यह पूर्ण विकसित नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाया जाता? तो दोस्तों केंद्रक झिल्ली है ये इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और साथियों ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें साथियों ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या है। तो साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है कोशिका में, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन, यानी श्वसन जो है साथियों इसका मुख्य कार्य है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो आप ऊपर देख चुके हैं अल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, साथियों देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है।
इसमें साथियों आपसे पूछा गया है, आज का जो प्रश्न है, पूछा गया है इसमें कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए उसका क्या नाम है। सबसे छोटा जीव क्या है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। और साथियों इसका जो आंसर है हमने ऊपर भी कई बार बताया हुआ है, तो इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।